अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। इसराइल ईरान के दरमियान सीज फायर के बाद क्या जंग का खतरा अभी भी मौजूद है या बातचीत का आगाज होगा? अमरीकी वजीर दिफा ने आज एक मरतबा फिर मौकफ दोहराते हुए कहा है कि ईरान में जौहरी तनसीबात पर कामयाब हमले किए गए। ईरान के खिलाफ हमारा फौजी ऑपरेशन इंतहाई सक्सेसफुल रहा। IAEA का यह कहना है कि अमरीकी हमलों में ईरानी जौहरी तनसीबात को शदीद नुकसान हुआ है, जिसका एतराफ तर्जुमान ईरानी वजीर खारजा ने भी किया। इससे पहले इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरान पर फतह का दावा करते हुए कहा कि हमने तारीखी फतह हासिल की है। लेकिन दूसरी तरफ आज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि अमरीका जंग में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे लगा कि अगर वो जंग में शामिल ना होता तो इसराइल तबाह हो जाता। लेकिन ईरान के खिलाफ इसराइली जंग में शामिल होकर अमरीका को कोई कामयाबी नहीं मिली। अमरीका ने हमारी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया, लेकिन वो कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर सका। दोबारा जारियत हुई तो मुस्तकबिल में भी जवाब देंगे। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत जौहरी तनसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। ईरान अपनी जौहरी साइट्स पर कैमरों की तनसीब नहीं करेगा और इंस्पेक्शन के लिए आलमी इदारे को रिपोर्ट्स भी जमा नहीं कराई जाएंगी। इसके अलावा चीन और ईरान और रूस के वज़राए दिफा की जो है वो चीन ने इनकी मेज़बानी की है। तीनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान ये मुलाकात एक ऐसे मौके पर हुई है जब यूरोपीय नेटो ममालिक ने फौजी अखराजात में इजाफे का फैसला किया है। चीन की मेज़बानी में दूसरी तरफ शंघाई ताउन तंजीम के 10 रुकन ममालिक का इजलास भी हुआ है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अगर ईरान यूरेनियम अफजूदगी का प्रोग्राम दोबारा शुरू करेगा तो उस पर दोबारा हमला करेंगे। उनका यह कहना था कि ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी सदर का यह कहना था कि यह अमरीका ही था जिसने इसराइल को बचाया और अब नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। साथ ही साथ नेटो समिट से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराने का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल से मेरी मुलाकात हुई, वो मुतासिर कुन और बेहतरीन इंसान है। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने भी इसराइली हमले के बाद ईरान के साथ खड़े रहने और यकजहती पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। ईरानी कौम पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इस बरादराना जज्बे और हमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में जो है वो ईरान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अब पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात को रखना है, साथ ही साथ ईरान के साथ, क्योंकि ईरान हमारा हमसाया है, बरादराना मुल्क है, उनके साथ जो एक ईरान की सपोर्ट है उसे भी जारी रखना है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए आगे क्या सिफारती और सियासी चैलेंजेस है, इस पर बात करने के लिए शहरी रहमान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहब आपके वक्त का। शहरी रहमान साहब, सबसे पहले तो ये ईरान और इसराइल के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको लगता है ये सीज फायर जो है वो परमानेंट होगा और जो मुज़ाकरात की बात हो रही है जो है वो ईरान और अमेरिका जो है या ईरान या वेस्ट के दरमियान ये मुज़ाकरात कहीं शुरू हो सकेंगे? ईरान और इजराइल का देखिए नाजुक है, क्यों मैं इसलिए कह रही हूँ कि जबकि तंबी खासी की है पब्लिक में, तारीखी तंबी हुई है इजराइल की जो वो आदी नहीं है सुनने के, जब जरा वायलेशन हुआ। लेकिन ये भी देखें कि ये कहीं ऐसा ना हो आदत से मजबूर हो। इजराइल ने कोई 900 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां की हैं फलस्तीन के सीज फायर से, मतलब मैं एक लंबे पीरियड की बात कर रही हूँ, काफी दहाइयों की। लेकिन लबनान जो एक रिसेंट जंगबंदी का मामला था, वहाँ उन्होंने 52 सीज फायर वायलेशन की हैं, हामी भर के भी। तो खैर मैं फिर से कहूंगी कि यहाँ सूरत में इनको पब्लिकली तंबी की गई है, तो शायद ये कुछ सिरात मुस्तकीम पे रहे। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं तो फ्रैंकली कभी इस तरह की साहूनी रियासत को ट्रस्ट नहीं कर सकती। अच्छा, कि ये अपने वादे रखें और कमिटमेंट्स रखें, क्योंकि इनको खुली छूट इतनी रही है माजी में कि एक लगता है कि ये कोई और इनकी सोच होगी, क्योंकि सुबकी तो हुई है जी, और सुबकी इनको बर्दाश्त नहीं होती, इनको आदत नहीं है। राइट। और सीज फायर जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी हुआ था, उसके बाद भी
अमरीकी सदर ने कहा था कि बातचीत होगी, मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद वो मामला आगे बढ़ नहीं सका। आपके ख्याल में क्या वजह है कि अभी तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी तरह की कोई बातचीत का आगाज नहीं हो सका? जी देखिए, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट एक पुराना देरीना कॉन्टेक्स्ट है और इसके ऊपर जाहिर है एक लंबा इसकी बैक स्टोरी ये है कि हिंदुस्तान बेसिकली हठधर्मी पे अब उतरा हुआ है। अच्छा। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो इनके झूठ से पर्दा उठाया गया है इस वक्त, और वो इनके लिए बहुत बर्दाश्त से बाहर एक चीज है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल ने तवातिर से ये बातें कही हैं कि भाई आप जो भी करना चाहते हैं हम तो वेलकम करते हैं, और हम आपको सीज फायर तो ऐसा होता है कि फिर उसके लिए स्पेस क्रिएट होती है ना आगे डायलॉग के लिए, लेकिन ये स्पेस तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ये रोल्स की इसके खिलाफ बात करते हैं, पहले तो झुटलाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार, और वो उनको बार बार याद भी दिलाते हैं। कोई 15 दफा हो गई है जी कि उन्होंने पब्लिक में कहा है कि मैंने ये सीज फायर करवाया है, आप क्या कह रहे हैं। वो कहते नहीं हमने खुद किया है या व्हाटएवर, गोल मोल बात करते हैं ना। तो ये सीज फायर इसलिए नाजुक और नाजुक ही कहने लगता है क्योंकि इनके यहाँ जो बातें की जाती हैं, कभी उनके राजनाथ सिंह कहते हैं हम जंग करेंगे, कभी मोदी सरकार कहती है, खुद कहते हैं कि हमने आपके साथ कोई ऐसा मायदा नहीं किया और हम तो गोली खाएं आप हमारी अगर रोटी नहीं। इस तरह की नाजेबा बातें की जाती हैं सीधा पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के नौजवान नस्ल का नाम ले लेकर। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये कौन सा सीज फायर है? आप केस क्रिएट करते हैं देरपा डायलॉग के लिए, और कोई आप अपना भी सोचते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि उनके एक्टिविटीज पे से तो काफी पर्दा चाक हुआ है ना। उनकी जो बातें हैं, उनकी जो जिसे कहते हैं फेक न्यूज की फैक्ट्री थी, जो उन्होंने बड़ी दुकान लगाई हुई है जी, चैनल से लेके बड़े बड़े अखबार लगा दिए हैं, वेबसाइट्स लगा दिए हैं, जो फिर वो इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने के लिए। तो एक पूरी पर्दा उन्होंने डाला हुआ है अपने अवाम की नजरों पर। जब वो चाक होता है तो वहां भी बहुत एक हंगामा होता है ना। अच्छा। तो दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू सस्टेन। राइट। और पाकिस्तान के लिए आपको कितना बड़ा चैलेंज नजर आता है सिफारती लिहाज से कि एक तरफ अमेरिका के साथ हमारे ये जो रिसेंट जो रिलेशनशिप का एक रीसेट हुआ है उसको भी हमें आगे लेकर बढ़ना है, और दूसरी तरफ ईरान जो हमारा हमसाया है उसके साथ भी हमारे ताल्लुकात जो है उनको भी चलाना है या उसकी भी सपोर्ट करनी है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके ख्याल में पाकिस्तान की सिफारतकारी के लिए? जी देखिए, डिप्लोमेटिक चॉइसेस और वक्त चैलेंजिंग भी है, लेकिन आपने जिस तरह सूरत हाल इस वक्त है, काफी शातिर डिप्लोमेसी भी की है। और देखिए, साफ बात मैं करूंगी, लगी लिपटी नहीं, अगर आपका अस्करी फतुहात नहीं होती तो फिर आपको दुनिया दूसरे जाविये से देखती और आपकी आओ भगत और इज्जत में बहुत फर्क होता है। ये एक साफ बात है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये ताकत को ही पहचानती है, और सबको यही मैसेज मिला है। मैं समझती हूँ ईरान को भी यही मैसेज मिला है कि उनका अब जो मल्टीलैटरल सिस्टम है, जो दूसरे जंग अजीम के बाद बनाया गया था, कि कवायद और जवाबित की एक दुनिया होगी जिससे सब ऑब्जर्व करेंगे और सिविलाइजेशनल चेंज आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना। उसके तो बिल्कुल बरक्स हो रहा है कि अब जंगें तय कर रही हैं हर बात को, अस्करी ताकत तय करती है हर बात को, हर चीज वायलेशन होता है, कोई सबको इम्प्यूनिटी। देखिए, हिंदुस्तान और इजराइल को इम्प्यूनिटी तो मिली भी है ना, खुली छूट मिली हुई थी अब तक। तो उन दोनों रियासतों के लिए ये एक बड़ा मुश्किल वक्त आया हुआ है जी। और नॉर्मली पाकिस्तान के पर होता है ये वक्त मुश्किल, आप देखते हैं, आप पहचानते हैं। ये बड़ा फर्क वक्त है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि हर जगह आपकी बात मानी भी जा रही है, क्योंकि हकीकत पर मबनी है। बयानिया कोई अलग से नहीं बनता, हकीकतों पर इसका दारोमदार होता है। और जब आपकी क्रेडिबिलिटी होती है तो फिर लोग आपकी बात मानते भी हैं जी।
ठीक है। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान आपको लगता है कोई बातचीत का आगाज हो सकता है, क्योंकि आप बड़ा क्लोजली इस सारे मामले को जो है वो देखती रही हैं, और अभी ये भी कहीं ना कहीं पर बात हो रही थी कि ये जो माहौल ऐसा बना हुआ है या खित्ते में जो इंस्टेबिलिटी है, इसमें भारत भी अपना कोई स्कोर सेटल करने की कोशिश कर सकता है। तो इसको आप किस तरह से देख रही हैं? क्या कहीं पर पाकिस्तान भारत के दरमियान कोई बातचीत शुरू होती हुई नजर आ रही है? जी, यही बात है। बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि इस तरह की रियासतों को आदत नहीं होती ना। ये पैम्पर्ड रियासतें हैं, इनको दोनों इजराइल और इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, दोनों पैम्पर्ड रियासतें हैं वेस्ट की। और अब जब उनसे मुंह मोड़ा गया, मुंह भी नहीं मोड़ा गया मगर उनके बयानिए को और हकीकत को क्वेश्चन किया गया इस तरह से कि पाकिस्तान की नफी नहीं की जा रही, वो ही उनके लिए बहुत इस वक्त मैं समझती हूँ बड़ा उन पर बुरा वक्त आया हुआ है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है। सेम विद इजराइल जी, उनको भी आपको याद है वो देखिए, उनके लिए दहशतगर्दी तो वन ऑफ इवेंट होती है वो, या उनके लिए कोई भी मुसीबत उनके लिए वन ऑफ इवेंट होती है। मैं किसी की मुश्किलात में कमी नहीं कह रही, बट देयर उनको अपना इंटरनेट चल रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है। यहाँ आप देखें, गजा में देख लें, जो मजालिम है वो तो खत्म नहीं हो रहे उनके ना, तो वो तो अब रबल पे भी बमिंग हो रही है वहाँ पे। तो दीज कंट्रीज आर नॉट यूज्ड टू, हमारे उनको लगाम की आदत नहीं है। और कोई हाँ, तो अब तो जाहिर है आप सही कह रहे हैं कि अपनी जो सुबकी हुई है उसको अपने गम गलत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। आई थिंक ये अपना वक्त खींच रहे हैं थोड़ा सा, हमारी डिटरेंस कैपेसिटी को भी असेस कर रहे हैं ना, क्योंकि इनका असेसमेंट गलत निकला बिल्कुल हर काउंट पे ना, चाहे वो अस्करी बात हो या डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, हर फ्रंट पे इनको आई एम सॉरी टू से फतह शिकस्त हुई है। पाकिस्तान की फतह उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। एससीओ में भी यही हुआ है, तो इनके सारे दोस्त इनको तन्हा छोड़ रहे हैं जी, असल बात ये है। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। राइट, शरीर साहब हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत कई रोज से खबरों का मरकज बनी हुई है। आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने कहा कि साजिश नाकाम बनाने के लिए सूबे का बजट मंजूर किया। हम अपने और सूबे के हालात को देखकर फैसला करेंगे। इमरान खान जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। उनका यह कहना था कि इमरान खान से मुलाकात हमारा आईनी हक है, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अगर मुलाकात नहीं कराई गई तो IMF प्रोग्राम के लिए ताउन नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि किसी को जवाब देने की बजाय इमरान खान को जवाब दे हूं, सिर्फ उनके अहकामात का पाबंद हूं और उनके सिवा किसी की बात की मुझे कोई परवाह नहीं। गुज़िश्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त भी दायर की गई थी, जिसमें बानी PTI से मुलाकात पर आयद पाबंदी को चैलेंज किया गया। ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामला सुनने से माजरत कर ली। गुज़िश्ता दिनों बैरिस्टर सैफ ने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर ब्रीफिंग दी और उन्हें बजट पास करने के हवाले से भी आगाह किया था। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने बजट पास होने पर रजामंदी का इजहार किया था, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जब अलीमा खान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि इमरान खान ने कहा था कि बजट मंजूरी के बगैर पास ना करें तो क्या वो माइनस हो गए, जवाब में अलीमा खान ने कहा कि मेरा ख्याल है माइनस इमरान खान हो गया है। सहाफ़ी ने एक और सवाल किया कि KP के अरकान असम्बली कहते हैं कि अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। इस पर अलीमा खान का कहना था कि बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। आज मुशीर इत्तलात KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाक और पंजाब हुकूमतें माइनस इमरान खान का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करें, जबकि बाज़ कारकुनान भी गैर दानिस्ता तौर पर इस मनफी मुहिम की जद में आ गए हैं। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि PTI के रहनुमा अपनी ही पार्टी को तबाह कर रहे हैं और जो है वो PTI की लीडरशिप को अपने ही लोगों ने मुतनाज़ बनाया है और सूबाई बजट को पेश होने से पहले मुतनाज़ बना दिया गया। बजट की जो ड्राफ्टिंग थी वो सलमान अकरम राजा ने की थी। अब ये जो अंदरूनी इख्तलाफात है ये क्या हकीकत है क्या नहीं, और फिर
क्या अहले खाना और दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर एक दूसरे के आमने सामने हैं? इस हवाले से प्रोग्राम में जो है बात होगी। अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त जो है वो मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जो अंदरूनी इख्तलाफात और ख़बरें हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान की जो फैमिली है वो एक तरफ है और दूसरी तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये तासुर दुरुस्त है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी चीज पे हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं अली अमीन खान को जानता हूं, क्योंकि आज की तो बात नहीं है, दहाई से ज्यादा का सफर है। मुराद सईद, अली अमीन खान, शहरियार खान आफरीदी, मैं, शौकत यूसुफजई, आतिफ खान साहब, असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी साहब और दिस लिस्ट ऑफ लीडरशिप इकट्ठे हमने काम किया है। अली अमीन खान की सोच ये थी, क्योंकि जितना मैंने उनको जाना और जो मीटिंग्स मैंने खैबर पख्तूनख्वा में या मरकज में जो मैंने अटेंड की, उसमें यही था कि वज़ीर आला साहब ये चाहते हैं कि बजट भी पास हो, लेकिन सूबाई हुकूमत बची रहे। सूबाई हुकूमत इमरान खान साहब की अमानत है और एक तरह से आखिरी किला है। मैं खुद भी इस पे बिलीव करता हूँ कि सूबाई हुकूमत इमरान खान साहब का आखिरी और सबसे मजबूत किला है, और ये वो जगह है जहाँ से तहरीक इंसाफ को स्ट्रेंथ मिलती है। तो जो अली अमीन खान का व्यू है वो ये है कि ये हुकूमत भी इमरान खान की अमानत है, जो मैंने इमरान खान को सलामत जो है वो देनी है। दूसरी तरफ जो कंसर्न है फैमिली की, वो सिर्फ इतनी है, देखें जो सिस्टर्स हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है, उनकी सिर्फ एक ही कंसर्न है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। बजट के हवाले से चूंकि सिस्टर्स ज्यादा अंदर अब जाती हैं, ना पॉलिटिकल लीडरशिप को जाने की इजाजत मिलती है, वकला शाज़ो नादर चले जाते हैं, तो उसमें यह था कि इमरान खान साहब चाहते थे कि उनके सामने बजट के डॉक्यूमेंट्स लाए जाएं ताकि वो उसमें अपना इनपुट दे सकें। इतनी सी बात थी, कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है कि खुदा ना खास्ता पार्टी में ग्रुप्स नहीं, लेकिन एक तासुर जो देखिए दोनों तरफ के बयान है, मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक तासुर यह था कि खान साहब जो कह रहे हैं उस पर बाहर अमल दरामद नहीं हो रहा। क्या ऐसा है? देखें, 3-4 मेन ओहदे हैं, मैं आपको बताऊं। देखें, मेरी तो कंसर्न, मैं आज भी जमात में वर्कर तौर पे ही काम करता हूं जी। ना मेरे पास कोई ओहदा है ना कोई ख्वाहिश है, लेकिन जितने ओहदेदार हैं उनको इमरान खान साहब ने बनाया है। इनमें से बहुत से ओहदेदारों को जाती तौर पे मैं पहले जानता भी नहीं था। कोई एक दो का मुलाकात हुई होगी, जैसे गौर साहब हैं, तो चेयरमैन बनने से पहले उनके साथ पीटीआई केसेस के हवाले से 1-2 दफा मुलाकात हुई थी। पीटीआई में सबसे नए आदमी है, वो चेयरमैन है, खान साहब ने बनाया, हमने माना। सलमान राजा साहब एक वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब के वकील थे पनामा केस में, लेकिन वो एक प्रोफेशनल वकील हैं, वो उनका राइट है। जब खान साहब ने जनरल सेक्रेटरी बनाया तो उनकी वकालत का मैं जाती तौर पर मोतरफ भी हूँ, क्योंकि जो खान साहब के और बीबी साहबा जो हैं उनके खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ जो केस था इद्दत का, उसमें मैंने बड़े क्लोजली राजा साहब को मॉनिटर किया था। उन्होंने बड़ी मेहनत से वो केस जीता था, उनको खान साहब ने जनरल सेक्रेटरी बनाया, हमने माना। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। मेरे जैसे कोई अगर पुराने लोगों की बात करें, या असद कैसर हैं या शहरियार खान अफरीदी हैं, हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम अपना रास्ता नापें, खुद लीडरशिप के दावे करें, ग्रुपें बनाएं, या दूसरा एक खान साहब ने जिस पे हाथ रखा है, जब तक खान साहब बाहर नहीं आते, बावजूद रिजर्वेशन के उनको सपोर्ट करें, क्योंकि पार्टी तोड़ से बची रहे। इसलिए जो इंफॉर्मेशन हमें चेयरमैन गौहर या सलमान राजा साहब की तरफ से आती है, या वजीर आला साहब, क्योंकि वो सूबे को देखते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। अब सूबे की जितनी क़यादत है, खैबर पख्तूनख्वा ये देखें, 2013 जीता, 18 जीता, 24 जीता, 13 में खैबर पख्तूनख्वा तब जीता जब पूरा पंजाब हारा। इसका मतलब है कि पख्तूनख्वा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है तहरीक इंसाफ में, वहां की कमिटमेंट ज्यादा है। 13 में हमारी वहां हुकूमत कायम हुई, उसको रिपीट हुआ, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में कभी रिपीट नहीं हुआ। पूरी क़यादत का ये फैसला था वहां के हुकूमत बचाई जाए, क्योंकि ये एक किला है, ये एक अमानत है इमरान खान साहब की, और कोशिश की जाए कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, उनकी जो रिकमेंडेशंस हो वो इस बजट में शामिल की जाए। लेकिन देखिए, वज़ीर आला साहब ने ये भी बताया, ठीक है, अब देखिए, अब खान साहब जी, वज़ीर आला साहब ने ये भी बताया था कि अगर अमर मजबूरी बजट पास करना पड़े, क्योंकि अगर बजट पास नहीं होगा तो हुकूमत जाएगी, तो काबीना के पास उन्होंने कहा
उनको लॉ जो डिवीजन है अच्छा। उसने बताया है, पूरा ब्रीफ किया है कि बजट पास होने के बाद भी जैसे ही उनकी खान साहब से मुलाकात होती है, अगर वो उसमें कोई चेंज करते हैं तो काबीना अपने अच्छा। फैसले से उसमें चेंज कर सकती है। ये जो बजट पास हुआ है उसमें, लेकिन देखिए इसमें हो ये रहा है इस सारी बहस में, कोई ग्रुपिंग नहीं है, मैं नहीं समझता। जी ठीक है, लेकिन अब ग्रुपिंग्स के अलावा हो ये रहा है कि खान साहब के साथ मुलाकात जो लोग करते हैं, अभी आप लोग भी उनके जरिए जो मालूमात पहुंचती हैं या उनके जरिए जो डायरेक्शन पहुंचती हैं, आपका ये कहना है कि आप उसके पाबंद हैं, लेकिन ये मुलाकात ना होने की वजह से ऐसे लग रहा है कि पार्टी चलना जो है वो मुश्किल हो गई है, या पार्टी चलाने में जो है वो मुश्किल आ रहे हैं, और ये जो डे टू डे फैसले हैं ये भी शायद लेने पार्टी के लिए मुश्किल हो गए हैं, और इख्तलाफात भी इसी वजह से हैं। तो क्या वाकई ये जो इख्तलाफात हैं और ये जो पार्टी चलाने में मुश्किल हो रही है, इन सब का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मुलाकात ना होने से है? देखें, इख्तलाफात की बात मैं इसलिए नहीं कि मैं मीडिया में बैठ के पार्टी को डिफेंड करना चाह रहा हूं या मैं बताना चाह रहा हूं कि पार्टी बड़ी मुत्तहिद है। हकीकत यह है कि थोड़े बहुत ग्रुपिंग हर जमात में होते हैं, नून में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, वो हर जमात का एक खासा है। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, कुछ एक हम ख्याल होते हैं, लेकिन जब पार्टी की मफाद की बात आती है, इमरान खान साहब की या उनकी जितनी और जमातें हैं, वो सारी फिर इकट्ठी होती हैं। इस वक्त जितनी क़यादत है, मरकजी क़यादत जो इधर बैठी है इस्लामाबाद में या खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब की जो लीडरशिप है, बलूचिस्तान या सिंध, देखिए मैं शॉर्ट बात करूंगा, हलीम आदिल शेख हैं सदर वहां के, इधर दाऊद काकड़ है बलूचिस्तान के, पंजाब से 2-3 नाम है, अभी हाल ही में अमजद न्याजी को खान साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अली हमजा बीबी को दी, हमाद अजहर साहब है, पख्तूनख्वा में अली अमीन खान है, जुनैद साहब है, हम सब लोग हैं मरकज में। कोई बड़ा कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, क्योंकि सबको ये पता है कि उनका, देखें, एक होती है कमिटमेंट, जज्बाती एक रूहानी कमिटमेंट जो कुछ लोगों की है, जैसे मेरी है खान साहब से, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स में लोग पॉलिटिक्स के लिए भी इकट्ठे होते हैं। सबको ये पता है कि अगर वो पार्टी से दूर होंगे, अगर वो खान साहब के खिलाफ जाएंगे, सबको ये पता है, तो उनकी सियासत खत्म है। तो अगर कोई चाहे भी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मैं बता दूं। और एक बात मैं और बताऊं, ये एक 2 दफा शायद मैंने मीडिया पे बात की है, अभी तो 7 मंथ्स हो गए हैं खान साहब से भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब नवंबर में एक दफा खान साहब से मुलाकात हुई थी, उनको मैंने एक बात की थी, वो बात सुन के वो बड़ा सोचा था उन्होंने, इस पे मुस्कुराए थे। मैंने कहा, देखिए खान साहब, अल्लाह का आप पे करम है कि कौम आपके साथ है। मैंने एक लफ्ज यूज किया कि आपकी सियासी गुडी अल्लाह के करम से चढ़ी हुई है। अगर आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ इतनी ना होती या कौम आपके साथ खड़ी ना होती, तब आपको असल चेहरे नजर आते लोगों के। ये तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल अपने मफाद के लिए भी आपके साथ हैं, तो इसलिए कुछ रूहानी तौर पे कुछ की जज्बाती कमिटमेंट है, कोई पॉलिटिक्स के लिए साथ है, तो ना रूहानी या जज्बाती जिसकी कमिटमेंट आइडियोलॉजिकल, वो तो है ही साथ, लेकिन जो पॉलिटिक्स की वजह से साथ हैं, उनको भी ये पता है कि अगर हम दूर होंगे हमारी सियासत खत्म होगी। बहुत से लोग यूट्यूब पे, बहुत से लोग मीडिया के आपके साथी क्यों हमें सपोर्ट करते हैं वन साइडेड, इसलिए करते हैं, उनको पता है पीटीआई को सपोर्ट करोगे तो आपको देखा जाएगा, नहीं सपोर्ट नहीं देखा जाएगा, तो इसलिए खान साहब के खिलाफ जाना पॉलिटिकली, तो आपको लगता है वो दिल से साथ नहीं है? There is no big block, there is no group inside. आप ये कह रहे हैं कि वो लोग YouTube पे भी इस वजह से सपोर्ट करते हैं क्योंकि पब्लिक साथ है, वैसे वो साथ नहीं है? बहुत से लोग ऐसे हैं, देखिए किसी की कमिटमेंट है खान साहब के साथ, वो आइडियोलॉजिकली समझते हैं कि खान साहब इस वक्त राइट पे हैं। कुछ लोगों ने देखी कि भाई कुछ लोगों की यूट्यूब चैनल तो मिलियंस में पहुंच गया, आओ मैं भी स्टार्ट करूं, तो हर तरह के लोग हैं। मैं पॉइंट मेरा ये एस्टैब्लिश करने का है कि हमारी पार्टी के अंदर कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है कि हमारे मुखालिफ बड़े खुश हों, बल्कि जान के इन्हीं बातों को उछाला जाता है। मैं तो पीटीआई के लोगों को ये कहूंगा कि अपना फोकस हुकूमत पे रखें, अपना फोकस उनके आज जिस तरह मैंने सवाल किया बिलावल साहब पे, उसको भी थोड़ा चलाए ना। मैंने सवाल किया कि आप लोगों ने इस बजट को, आपके लोगों ने, और उन्होंने ये सवाल सुन के बड़ा वैसे महसूस भी हुए कि आपके लोगों ने बड़ा अपोज किया कि ये अवामी बजट नहीं है, गरीब दुश्मन बजट है, तो क्या आप अब इसको जमीर की आवाज पे खिलाफ वोट देंगे या गैबी आवाज से सपोर्ट करेंगे? ये असल इश्यूज हैं। हुकूमत, खान साहब की रिहाई और इनकी जो गरीब कुछ बजट है, पंजाब में मरियम बीबी का बजट डिस्कस नहीं हो रहा, सिंध में पीपल्स पार्टी का बजट डिस्कस नहीं हो रहा, जिस तरह वो कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि तरीक इंसाफ को अपना फोकस हुकूमत, पीडीएम, फॉर्म 47 इन पे रखना चाहिए। आज उन्होंने बहरहाल बजट को वोट दे दिया है, अब पता नहीं अब किसकी आवाज पे दिया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया किसी ने पूछा, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ, अली मोहम्मद खान साहब
मेरे पास सर वक्त खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चीन के शहर बीजिंग में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वज़राए दिफा के इजलास के मुश्तरका एलामिये में भारत ने एक बार फिर पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की, ताहम रुकन ममालिक के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया, जिस पर भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एससीओ कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजलास में नुमाइंदगी करते हुए इसराइल के ईरान पर गैर कानूनी और बिला इश्तिहाल हमलों पर भी बात की। फिर उन्होंने पाकिस्तान के जो है वो सूबा बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी, माली मुआवनत और सरपरस्ती करने वालों के हवाले से भी कहा कि इनकी भी मजम्मत की जानी चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के कौमी सलामती के मशीरों के इजलास में अजय डोवल ने अपनी तकरीर में ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करार दिया और बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात लगाए गए। लेकिन पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर आसिम मलिक ने अपनी तकरीर में अजय डोवल के बयानी को झूठ का पलंदा करार दिया और उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल और नाकामियों की जिम्मेदारी जो है वो दूसरों पर डालने का आदी हो चुका है और पाकिस्तान के पास भारतीय रियासत के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के साथ रवाबित के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। ये जो मामला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ऐसा लगता है कि एक तरफ तो जो सीज फायर हुआ उसके बाद मुज़ाकरात की भी कोई राह नहीं बन रही, लेकिन दूसरी तरफ भारत की तरफ से ये इल्जामात लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और अभी भी भारत की तरफ से कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से अभी भी जारी है। एजाज चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, वो इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये ट्रंप ने मुज़ाकरात का कहा तो था जब सीज फायर हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन फिर बात आगे बढ़ी नहीं। आपको लगता है अभी भी कोई सूरत है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बात हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान तो तैयार है बातचीत के लिए, कभी भी इनकार नहीं किया। जो इनकार है पिछले 9 साल से वो तो हिंदुस्तान की तरफ से है और अमेरिका ने भी जब उनको तजवीज दी तब भी उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो ये अगर आज हिंदुस्तान अपने रवैये पे नजरसानी करे तो बातचीत कल हो सकती है, लेकिन वो कर नहीं रहा अभी तक और उसकी वजह से उसका वो जो एक घमंड था और तकब्बुर था और वो ये समझता था कि उसने पाकिस्तान को तनहा कर दिया है या तनहा करना चाहता है, ये सब बातें गलत साबित हुई हैं। ठीक है ना जी। और अब ये देखें कि इनकी जो सफारती जो काम ये करते थे उन पे दर पे नाकामियां हो रही हैं। जब पाकिस्तान को IMF ने देना था लोन, उसकी एक तो उस वक्त इन्होंने कोशिश की, नाकाम हुए। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे दबाव डाला, मीटिंग हुई कि भाई पाकिस्तान पे ग्रे लिस्ट में डाले, फिर नाकाम हुए। और अब SCO में लेकर गए मामला तो फिर नाकाम हुए। उससे पहले शफी तरूर साहब सारे अमेरिका में और इधर उधर घूमते फिरते रहे, वहां पे भी कामयाबी नहीं हुई। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान का अब जो सितारा है वो जवाल में, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनका घमंड और तकब्बुर है। वो दुनिया में किसी को खातर में नहीं लाते थे और दुनिया को ये कहते हैं कि ये हमारा अब जो नया डॉक्ट्रिन है ऑपरेशन सिंदूर का, वो ये कि हम किसी भी वक्त जब भी चाहें फैसला करें और हमला कर देंगे। तो ये बातें तो दुनिया नहीं मानती ना कि ये तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि आजकल कोई ताल्लुक दुनिया में कोई कायदा कानून नहीं रहा, लेकिन ये बात तो कोई नहीं है कि जी आप जब चढ़ दौड़े और तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। तो इस वजह से इस वक्त उनको कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, जिस दिन वो देखेंगे कि यार तो हम बिल्कुल ही तनाव हो गए दुनिया में, तो शायद वो मेज पर लौट आए। अच्छा, लेकिन ये दोनों जो तनाज़ात थे, एक तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ हुआ और फिर ईरान और इसराइल के दरमियान जो कुछ हुआ, इन दोनों ममालिक की क्योंकि फिलॉसफी एक है, डॉक्ट्राइन एक ही है, भारत उसे इसराइल को फॉलो करने की कोशिश करता है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो असूल है आपके ख्याल में सिफारतकारी में और जो अभी इस वक्त दुनिया जिस तरह से इन मामलात को देख रही है, क्या ये रियलाइजेशन जो है वो आएगी या इस असूल को कितना फर्क पड़ा है कि कोई मुल्क जब चाहे वो दहशतगर्दी का कहकर जो है वो दूसरे मुल्क पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो रवायत पड़ी थी वो 2003 से पड़ी,
जब इराक पे ये कहकर हमला किया गया कि वहां गैस डिस्ट्रक्शन जो नहीं मिले बाद में, उसके बाद से आप देखें कि हर बड़ी ताकत जो है वो अपने तौर पर ये काम करना चाहती है, वजह कोई भी ढूंढ लेते हैं। वो आपको याद है, हम बचपन में कहानी पढ़ते थे कि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे भेड़ पानी पी रही है, ऊपर भेड़िया खड़ा, वो कहता तुम पानी गदला कर रही है। तो ये तकरीबन वही माहौल है कि कोई वजह हिंदुस्तान ने टेररिज्म का जो एक मंत्रा बनाया हुआ था जिसपे अब कोई दुनिया का बंदा एतबार नहीं करता, कोई मुल्क एतबार नहीं करता। इसराइल ने कहा कि जी इनके पास न्यूक्लियर बम बनाने वाले हैं तो चनाचे अब हम इन पे हमला कर, यानी आप खुद ना एनपीटी के मेंबर हैं, ना आपने कोई न्यूक्लियर बम बनाया हुआ है, लेकिन आप उसका इकरार नहीं कर रहे। और आप ईरान पे जो एनपीटी का भी मेंबर है, जो IAEA के भी इंस्पेक्टर्स भी वहां जाते रहे, वहां पे आप हम तो गोया कहने का मतलब यह है कि पानी गदला कर रहा है जो कमजोर मुल्क है। लेकिन मैं ये भी दिखाऊंगा आपको कि वक्त ने ये देखा कि जिसको ये कमजोर समझ रहे थे, पाकिस्तान को हिंदुस्तान कमजोर समझ रहा था, उसने भी दांत खट्टे किए, और ईरान को इसराइल कमजोर समझ रहा था तो उसने भी बड़ा तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। तो ये जाहिर हो गया कि अगर कौमें अपने मफाद के लिए खड़ी हो जाएं तो इस किस्म के जो बुली हैं जो आते हैं और कोशिश करते हैं धौंस से अपना काम निकालने की, वो एकदम से पसपा होने पर मजबूर हो जाते। जी। और आपको लगता है ये आने वाले दिनों में इंटरनेशनल फोरम्स पर इसी तरह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो ये जो बातें हैं ये इसी तरह से होती रहेंगी जिस तरह से हमने अभी SCO की वज़राए दिफा की कॉन्फ्रेंस में देखा, और मुशीर कौमी सलामती जो थे वो भी एक दूसरे के सामने इसी तरह से जो है वो बात करते रहे, यही होता रहेगा? जी, जब तक तो एक तो था ना दोवाल डॉक्ट्रिन जिसका डिफेंसिव ऑफेंस के जाके दूसरे मुल्क में हमला करो, मारो छोटा मोटा है, लेकिन हाइब्रिड तरीके से छुप छुपा के। फिर आ गया मोदी डॉक्ट्रिन जिसका मतलब है कि खुल खुला के मारो और हमले करो। अगर ये रविश ये नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सारी दुनिया देख रही है ना, उनके पास भी इंटेलिजेंस है, उनके पास भी सारे कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, तो अगर ये अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो यकीनन ये मामला इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अगर इनको इस बात का एहसास हो गया कि भाई हम तो दुनिया में तनाव होते जा रहे हैं बड़ी तेजी से, तो फिर शायद ये मेज पर लौटें। और आई होप कि ये बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने अभी तक काफी मसाइल खड़े कर दिए हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान फासला इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब इनकी किसी बात का एतबार नहीं रहा। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, बात मौजूद थे, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कौमी असम्बली ने माली साल 2025-26 के लिए 17,573 अरब का वफाकी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। आज इजलास में फाइनेंस बिल मंजूर करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली गई, जिसके बाद फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू करवाया गया। इजलास के दौरान फाइनेंस बिल की मंजूरी मुलतवी करने और अवामी राय के लिए भिजवाने से मुतालिक अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी के दौरान सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक सख्त तरामीम भी मंजूर कर दी गई। फाइनेंस बिल के मुताबिक सेल्स टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी, टैक्स की रकम में फोर्जरी और गड़बड़ शामिल होगी। माल की सप्लाई किए बगैर टैक्स इनवॉइस जारी करने पर टैक्स फ्रॉड के तहत गिरफ्तारी होगी। सेल्स टैक्स में टेम्परिंग करना भी सेल्स टैक्स फ्रॉड के जुमरे में शामिल होगा। टैक्स इनवॉइस में फ्रॉड को भी सेल्स टैक्स फ्रॉड जो है वो तस्वुर किया जाएगा। फाइनेंस बिल के मुताबिक टैक्स के शवाहिद मिटाना भी सेल्स टैक्स फ्रॉड के जुमरे में शामिल होगा। टैक्स गोशवारों में जानबूझकर गलत मालूमात देना भी टैक्स फ्रॉड होगा। टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस कंपनी के मुतल्लिका अफसर को 3 नोटिस भेजना होंगे। फाइनेंस बिल में तरमीम के मुताबिक सेल्स टैक्स फ्रॉड की इंक्वायरी खुफिया नहीं होगी। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अगर इंक्वायरी में शामिल हो गया तो गिरफ्तार नहीं होगा, और ये फ्रॉड में मुलव्वस जो अफराद हैं वो अगर फरार होने की कोशिश करेंगे तो फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फाइनेंस बिल के मुताबिक सेल्स टैक्स फ्रॉड जो है वो 5 करोड़ या इससे ज्यादा हुआ तो गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी के लिए मेंबर ऑपरेशन, मेंबर लीगल पर मुश्तमिल कमेटी की इजाजत चाहिए होगी। फिर
सेल्स टैक्स में फ्रॉड में जो मुलव्वस अफराद हैं उनको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना होगा। अब ये तो सेल्स टैक्स के हवाले से जो है वो तरमीम मंजूर हुई। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत पर जो है वो 2.5% कार्बन लेवी आयद करने की भी मंजूरी दी गई। अपोजिशन की जो तमाम तरामीम थी वो मुस्तरद हो गई। फाइनेंस बिल की शिकवार जो बहस थी उस पर रायशुमारी के दौरान हुकूमत ने कस्टम्स एक्ट 79 में मुजवजा तरामीम जो है वो कसरत राय से मंजूर कर ली, माफ कीजिएगा 1969 में। और बिल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर और बाहर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम की तनसीब भी की जाएगी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद से मुतालिक जो तरमीम थी वो भी ऐवान में पेश हुई। फाइनेंस बिल में 4A और 4B के नाम से नई तरमीम शामिल की गई। वज़ीर ख़जाना ने इनकी हिमायत की, जिसके मुताबिक वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत अरकान के बराबर तनख्वाहें लेंगे। तनख्वाहों और मराद एक्ट 1975 में तरमीम जो है वो कसरत राय से मंजूर की गई। ऐवान ने सोलर पैनल पर जो सेल्स टैक्स की शरह है उसे भी 10% करने की मंजूरी दी। अब ये जो थी आज बहरहाल इसकी मंजूरी हो गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये तो बजट आया है लेकिन अब इसके बाद कोई ज़िमनी या कोई मिनी बजट जो है वो ना आए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दिए। अल्लाह ने के बाद।